what do you think? What is the significance of microorganisms in our life or in our lives? Anyone? क्या लगता है? Decaying process. एक आंसर आया जी, microorganisms are involved in the process of decay. So that's why they are significant. Any other aspect? Fermentation. Microorganisms are playing their role in the process of fermentation, so that's why they are important. Any other? Microorganisms are involved in industries as well as they are involved in the medicinal usage kind of, you can say. इसके अलावा कुछ? Microorganisms are involved in the nitrogen fixation, carbon cycling. इसके अलावा they have two kind of roles. Some roles are notorious, some roles are important and famous. For example, notorious role की बात करें कि human history के अंदर जितनी भी deadly diseases गुजरी हैं, they are due to directly or indirectly due to microorganisms. इसके अलावा हमारे पास जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं, जैसे फूड बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैक्सीन फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ऑल प्लेइंग देयर रोल इन ऑल ऑफ दीज फील्ड व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग. सो अगर मैं ये एक स्टेटमेंट यूज करूं कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द माइक्रोऑर्गेनिज्म, डू यू एग्री विद इट? Because life is really impossible without the microorganisms. The microorganisms are playing the role from notorious to good one, from nitrogen fixation to the production of the food, and from antibiotic production to the vaccination, etc. So अगला सवाल मेरा ये है कि what do you think when microorganisms were originated in this world? When microorganisms were initially originated in this world, माइक्रोऑर्गेनिज्म कब से हैं? एनीवन? भैया ऑनलाइन लोग भी अपना फीडबैक इनपुट इसमें दे सकते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म कब से हैं? सर जब से दुनिया एग्जिस्ट हुई है तब से ही है. पहला ऑर्गेनिज्म ही यू आर राइट, लेकिन मुझे टाइम स्पैन थोड़ा सा अंदाजा दे सकती हैं? व्हाट डू यू थिंक? कितना एक टाइम स्पैन? मिलियन इयर्स अगो. एग्जैक्ट नहीं पता. ओके, एनीवन एल्स? Sir, it was 3 billion years ago. Okay, that seems good. The first microorganism when it developed on Earth. वो ना डिके का बताया था प्रोसेस. ओके, सो माइक्रोऑर्गेनिज्म कब से हैं, इनका रोल क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे. इसके अलावा कुछ थोड़ा सा देखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स के इनके ओरिजिन की बात करेंगे, फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड और कब से हमने इसको पढ़ना शुरू किया. और इसमें कुछ बातें मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा जो शायद आपने एफएससी में पढ़ी हो. बैक इन एफएससी यू आर फेमिलियर विद द वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक. वहाँ में शायद आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा होगा जब उसने सेल का कॉन्सेप्ट दिया था बाय ऑब्जर्विंग द कॉग अंडर द माइक्रोस्कोप. तो दिस वाज 1665 में रॉबर्ट हुक ने, सेकंड वन, रॉबर्ट हुक ने एक कॉन्सेप्ट दिया. ही ऑब्जर्व्ड द माइक्रोस्कोपिक मशरूम एंड ही नेम्ड इट माइक्रोफंगस. और इसने माइक्रोफंगस का एक कॉन्सेप्ट हमें दिया और साथ ही इसने किया एक ड्राइंग बनाई जिसके अंदर माइक्रोफंगस की इसने बड़ी क्लियर पिक्चर बनाई, जो कि उस टाइम तो हमें मालूम नहीं था कि is he right or not, but with the passage of time it was proved that Robert Hooke drawn a very fine structure of the microfungus. उसके 9-10 साल के बाद 1674 में एंटनी वैन लेवनहुक आया and he reported the microbiology as a science. इसने क्या किया, एंटनी वैन लेवनहुक का जो काम था हमारे पास, it was a different work. इसने लेक वाटर लिया और लेक वाटर लेने के बाद उसको
एक लेंस के नीचे ऑब्जर्व करने की कोशिश की, बिकॉज एट दैट टाइम माइक्रोस्कोप वाज नॉट डेवलप्ड, और अगर माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं है और हमारे पास लेंसेज डेवलप नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी इज इम्पॉसिबल टू स्टडी विदाउट माइक्रोस्कोप्स। तो एंटनी रॉबर्ट हुक ने कॉन्सेप्ट दिया कि हम माइक्रोस्कोप्स को बना सकते हैं दो लेंसेज को ज्वाइन करवा के, और एंटनी वैन लीवनहुक इसने रॉबर्ट हुक के प्रिंसिपल को यूज करते हुए ग्लास लेंस लिए, उनको बनाया खुद से, उनकी ग्राइंडिंग की, उनको फाइनली केयरफुली ग्राउंड किया, और ग्राइंडिंग के बाद ही वाज एबल टू स्टडी द ड्रॉपलेट ऑफ द लैक वाटर अंडर दैट लेंस। जब उसने उस ड्रॉपलेट को स्टडी किया तो ही ऑब्जर्व दैट इस ड्रॉपलेट के अंदर मल्टीपल लिविंग क्रिएचर्स हैं, कुछ मूव कर रहा है उसके अंदर, और यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आया कि देयर इज अ लाइफ जो कि बियॉन्ड द विजन है, जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ रही, देयर इज लाइफ, और उसको माइक्रोबायोलॉजी की तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, और एट दैट टाइम ही इंट्रोड्यूस्ड द माइक्रोबायोलॉजी एज अ साइंस। तो इसमें अगर हम कहें कि एट द स्टार्ट रॉबर्ट हुक प्लेड हिज रोल एज वेल एज एंटनी वैन लीवनहुक प्लेड हिज रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज अ साइंस। और इन्होंने किया कैसे? they prepared some lenses, they ground them very finely, and they observed the cork cells as well as the lag water and the microfungus under the ground itself or the ground cells. और उसके बाद you can say that in 1665 में रॉबर्ट हुक ने हमें माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 साल लगे उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए माइक्रोस्कोप डेवलप करने में, और वो एंटनी वैन लीवनहुक ने डेवलप की फाइनली। और अब अगर ओरिजिन की बात करें तो कब से है ओरिजिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और ये अभी मुझे किसी ने बताया था यहाँ से, इट वाज करेक्ट एक्चुअली, और मे बी ओवर दिस टाइम, बट वी हैव एविडेंसेस एंड वी हैव some proofs that microorganisms have been existed on the earth 3.5 billion years ago. अच्छा, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये बहुत पुराने हैं, दे हैव प्लेड नोटोरियस रोल, दे हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, वी हैव स्टार्टेड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिफोर द एरा ऑफ 1700, इवन हमने 1665 में या 1674 में इसकी स्टडी करना शुरू कर दी। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास ऐसे थे साइंस के अंदर जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, दैट इज कांसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आर यू familiar with this concept, the concept of spontaneous and non spontaneous generation? This one here, it is written spontaneous generation. नहीं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, spontaneous generation and non spontaneous generation. anyone? मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ। एट द इनिशियल एरा कुछ साइंटिस्ट ये ख्याल करते थे कि लाइफ कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली विदाउट द एंसेस्टर्स, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंसेस्टर्स। तो दो कांसेप्ट थे, एक था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का और दूसरा था नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हक में जो लोग थे वो आर्गुमेंट्स देते थे कि लाइफ कैन रीजनरेट बाय इटसेल्फ, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस वाले लोग थे कहते थे नहीं नहीं, लाइफ कैन नॉट रीजनरेट बाय इटसेल्फ, लाइफ will be regenerated from the initially present ancestors. ओके, ये दो कांसेप्ट बड़े कॉमन थे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसमें बहुत सारे लोग ये ख्याल करते थे उस टाइम पे कि अगर हम एक मीट बेस्ड ब्रॉथ BROTH, अगर हम मीट बेस्ड ब्रॉथ ले लें तो मीट बेस्ड ब्रॉथ जो है, इस ब्रॉथ को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो इसके अंदर ग्रोथ आ सकती है। और बहुत सारे लोग इस पे कॉन्सेप्ट देते थे कि दिस इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दिस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मींस ऑटोमेटिकली and non-spontaneous means that from the ancestors. Okay, spontaneous and non-spontaneous. अच्छा, इस spontaneous और non-spontaneous concepts ने हमारे माइक्रोबायोलॉजी के 200 years वेस्ट कर दिए इस concept को प्रूव करने के लिए कि either life is originated by itself or the life is originated from the previously existing ancestors. इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए,
उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे उसमें हमारे पास फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं उनका यहाँ पे लिस्ट किया मैंने। सम फेमस एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ देम वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ने हमारे पास प्रूव किया कि लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट इटसेल्फ। इसने कहा कि लाइफ जो है वो पहले से मौजूद इंसेस्टर से ओरिजिनेट होती है। किया कैसे इसने? फ्रांसिस्को रेडी ने दो जार लिए, एक इस तरह से, दूसरा जार इस तरह से लिया, और इन जार्स में इसने ब्रॉथ डाला। ब्रॉथ, ये ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ, ये मैंने लिखा है ब्रॉथ। व्हाट इज दैट ब्रॉथ? ब्रॉथ, इसको उर्दू में उर्दू से पहले इन्फ्यूजन का नाम सुना है? इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन, ओके, इन अदर वर्ड्स उर्दू में अगर इसको हम कहें, दिस वुड बी लाइक द एक्सट्रैक्ट ऑफ मीट और द शोरबा टाइप समथिंग। ब्रॉथ, ब्रॉथ, ब्रॉथ क्या है कि मीट का एक्सट्रैक्ट है, मीट इन्फ्यूजन है जिसके अंदर सारे के सारे मीट के नेसेसरी कंपोनेंट्स जो ब्रॉथ के लिए चाहिए हैं वो इसके अंदर एडेड हैं। दिस इज ब्रॉथ, ब्रॉथ, ओके, ब्रॉथ। तो फ्रांसिस्को रेडी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने दो जार लिए, दोनों के अंदर ब्रॉथ डाल दिया, एक जार को कवर कर दिया क्लॉथ के साथ और दूसरा ओपन रहने दिया। आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व दैट ओपन ब्रॉथ के अंदर फ्लाइज जनरेट हो गई, इसके अंदर फ्लाइज जनरेट नहीं हो सकी। इसने इसमें कॉन्सेप्ट दिया कि चूंकि इस वाले जार के अंदर मक्खियां आ रही थी, दे वर लेइंग द एग्स एंड न्यू जनरेशन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द एग दैट वाज लेड इन दैट ब्रॉथ। लेकिन चूंकि इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया, इसके अंदर कोई भी फ्लाई नहीं आ सकी, उन्होंने एग ले नहीं किया, इसलिए इसके अंदर न्यू लार्वा या न्यू जनरेशन डेवलप नहीं कर सकी। तो फ्रांसिस्को रेडी प्रूव दैट life is non-spontaneous, life cannot regenerate by itself, life हमेशा regenerate होगी from the eggs of the flies या from the previously present ancestors। got it? यहाँ तक clear? अभी तक एक बात साबित हुई है कि life is non-spontaneous। अब आते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट पे। एक और एक्सपेरिमेंट किया जॉन नेडम ने 1749 में आके, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था। इसने प्रूव किया कि लाइफ इज स्पॉन्टेनियस। लाइफ इज स्पॉन्टेनियस, ये एक्सपेरिमेंट किया है जॉन नेडम ने। सेकंड एक्सपेरिमेंट, जॉन नेडम ने क्या किया कि इसने ब्रॉथ लिया, उसको फ्लास्क के अंदर डाला, फ्लास्क के अंदर डालने के बाद दिस वाज अ फ्लास्क, इसके अंदर ब्रॉथ डाल दिया और इस ब्रॉथ को किया बॉयल। फिर क्या किया कि इस फ्लास्क का, ग्लास की फ्लास्क है, इसको यहाँ पे हीट किया, हीट करने के बाद ये ग्लास मेल्ट होकर इसको सील कर दिया, सील कर दिया। जब इसने सील कर दिया, इस फ्लास्क को कॉर्क के साथ, वुड के कॉर्क के साथ, वुड कॉर्क के साथ सील कर दिया। After some time, he observed that there is growth। अब इसने कहा जी देखें, फ्रांसिस्को रेडी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप किसी चीज को कवर कर दें, उसके अंदर फ्लाइज ना आ सके तो लाइफ जनरेट नहीं हो सकती। बट स्टिल व्हेन ही रिप्रोड्यूस्ड दिस एक्सपेरिमेंट, इसके रिजल्ट में हुआ क्या, कॉर्क के साथ कहता मैंने कवर भी कर दिया है, मैंने इसको बॉयल भी किया, फिर भी इसके अंदर ग्रोथ आ गई है। इसका मतलब क्या है कि लाइफ इज स्पॉन्टेनियस। ये कंट्राडिक्टरी एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट को इसने डिसअप्रूव कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट कहता था लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दूसरा कहता है लाइफ इज स्पॉन्टेनियस। प्रूव कैसे हुआ? इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे आके लोग फिर से कंफ्यूज हो गए और अब टाइम देखें 1749 आ चुका है, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ गई। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट आया
तीसरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया फादर स्पेल्जेनी ने। फादर स्पेल्जेनी ने 1776 में क्या किया कि इसने बिल्कुल इसी तरह की एक फ्लास्क बनाई, उस फ्लास्क के अंदर ब्रॉथ डाला, उसको हीट किया फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के लिए। ये वाला जो बॉइलिंग थी, जो 5 मिनट की थी, 30 मिनट्स के लिए बॉइलिंग की, और बॉइलिंग के बाद इस ग्लास की नेक को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद सील कर दिया लाइक दिस, सील द नेक। अब जब इसने नेक को सील कर दिया, अब एयर ना अंदर आ सकती है ना क्रॉस करके बाहर जा सकती है, और उसके रिजल्ट में व्हेन ही ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो ग्रोथ। फादर स्पेल्जेनी ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? 3 एक्सपेरिमेंट अभी तक हो चुके हैं कि लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे जो लोग स्पॉन्टेनियस लाइफ के हक में थे, उन्होंने लॉजिक दिया कि चूंकि फादर स्पेल्जेनी ने हीटिंग की है 30 मिनट्स के लिए या मोर देन 30 मिनट्स, तो इस हीटिंग के दौरान में जो एक वाइटल फोर्स का उन्होंने नाम दिया कि अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द लाइफ, दैट वाइटल फोर्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग ऑफ 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स। इस वजह से इस फ्लास्क के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ गई कि अगर हम हीटिंग थोड़े टाइम के लिए करते हैं तो ग्रोथ आती है, हीटिंग ज्यादा टाइम के लिए करते हैं ग्रोथ तो नहीं आती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपने वाइटल फोर्स ही खत्म कर दिया तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? दिस वाज द कांसेप्ट, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज नॉट, दे वर नॉट फेमिलियर फ्रॉम द स्पोर्स एंड एग्स एंड एक्सेट्रा, एक्चुअल फ्लाइज। तो उसमें उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया कि वाइटल फोर्स आपने डिस्ट्रॉय कर दी है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अभी तक यहाँ तक कंफ्यूजन चल रही है कि लाइफ स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। कोई एक्सपेरिमेंट आता है वो लाइफ को स्पॉन्टेनियस प्रूव करता है, दूसरा आता है वो लाइफ को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रूव करता है, एटसेट्रा। उसके बाद 1861 में आके लुइस पास्चर ने एंट्री दी, और लुइस, अब यहाँ तक अगर आप देखें तो ये डिबेट स्टार्ट हो गया 1674 से जाके, और 1861 आ गया। और लुइस पास्चर, he is considered as a giant in earth science and he is also considered the father of modern microbiology. लुइस पास्चर ने बड़े फेमस 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, 2 एक्सपेरिमेंट इसने किए हैं। इसने हमेशा के लिए इस डिबेट को खत्म कर दिया कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। he proved that life is non spontaneous, there is no concept of spontaneous life here। और 2 एक्सपेरिमेंट किए। 2 एक्सपेरिमेंट कौन से? यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट आपको भी समझाऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट है ही यूज द एयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने स्वान नेक फ्लास्क का इस्तेमाल किया। स्वान नेक फ्लास्क, ये लिखा हुआ है स्वान नेक फ्लास्क, दिस वन, स्वान नेक फ्लास्क। ओके, ही यूज्ड 2 एक्सपेरिमेंट्स, और बड़े क्लेवर जीनियस किस्म के एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए, और उसके बाद ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, इससे बात करते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, इसके लिए इसने एयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया। सिंपली किया क्या, एक फ्लास्क लिया, बड़ा सारा एक फ्लास्क लिया इस तरह से, इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया ब्रॉथ, ब्रॉथ डाला, और ब्रॉथ डालने के बाद इसको कर दिया बॉयल शॉर्ट टाइम के लिए। फिर क्या किया, इस फ्लास्क को यहां से कॉटन प्लग लगा दिया, कॉटन प्लग। फिर इस फ्लास्क में यहां पे लगाई एक फिल्ट्रेशन असेंबली, फिल्ट्रेशन असेंबली। फिल्ट्रेशन असेंबली लगा दी। अब हो क्या रहा है इस फ्लास्क में, बेसिकली फिल्ट्रेशन असेंबली जो है वो एयर सक कर रही है, एयर सक्शन हो रही है। एयर यहां से मूव कर रही है, इधर से मूव कर रही है, और सक कर रही है असेंबली, यहां से एयर बाहर निकल रही है। ओके, अब इसके पीछे लॉजिक क्या दिया कि एयर के अंदर इंट्रैप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे एयर में, नाउ दे आर इंट्रैप्ड इनटू दिस कॉटन प्लग। जो एयर इसके अंदर आ रही है फिल्टर होकर आ रही है, और इस एयर के अंदर देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वजह से इस ब्रॉथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आ रही। फिर इसने क्या किया,
कि इस कॉटन प्लग का एक पीस लिया, उस पीस को माइक्रोस्कोप में नीचे देखा, तो he observed that a lot of microorganisms they were entrapped into this cotton plug. फिर क्या किया कि इस कॉटन प्लग का एक पीस लिया, इसको लेके इस ब्रॉथ के अंदर डाल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स इस ब्रॉथ के अंदर ग्रोथ आ गई। तो इससे एक बात साबित हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द एयर, दे कैन बी फिल्टर्ड, they can be observed under the microscope, and if we inoculate these microorganisms into the broth, there will be growth, and life is non-spontaneous. Okay, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में किसी को समझ ना आई होगी। Any questions? No? ओके, जो लोग ऑनलाइन हैं इनको कुछ पूछना है, कोई मसला है, कोई समझ ना आई हो, ख़वातीन और हज़रात? सर मेरे ख्याल आप पिक्चर बोर्ड पे बना के समझा रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग इतनी खास समझ नहीं आई है, ये वाली क्योंकि हमें पिक्चर तो स्लाइड ही शो हो रही थी। तो आपको मेरा कैमरा शो नहीं हो रहा बोर्ड मेरा? नो, हाउ? ओह, Sir, you haven't switched it to the towards the camera. हमें नहीं शो रहा, सिर्फ स्लाइड ही शो हो रही है। अच्छा अभी देखें जरा, अभी कैमरा वर्क कर रहा है? Yes sir, it's visible now. मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये तो मैंने बनाई है बोर्ड पे, इसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको एक दफा देखिएगा। सिंपल। इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम का नया शेड्यूल बना देता हूँ। मैं एयर फिल्ट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने एक फ्लास्क बनाई है और मैं बता रहा हूँ कि लुईस पास्चर ने इस फ्लास्क को लिया, दिस वाज अ फ्लास्क, इसके अंदर ब्रॉथ डाल दिया, ब्रॉथ, इस फ्लास्क को कवर कर दिया कॉटन प्लग के साथ, दिस वाज कॉटन प्लग। फिर यहाँ पे एक लगा दी फिल्ट्रेशन असेंबली, फिल्ट्रेशन असेंबली, अब फिल्ट्रेशन असेंबली क्या कह रही है कि दैट इज सकिंग द एयर, और एयर यहां से मूव करती है थ्रू द कॉटन प्लग और इधर से मूव करके बाहर आ रही है। इस ब्रॉथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आ रही। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि एयर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो कॉटन प्लग के अंदर फिल्टर हो रहे हैं, और फिल्टर होने के बाद जो एयर अंदर एंटर हो रही है ये फिल्टर्ड एयर है, और इस वजह से इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आ रही। इस बात को प्रूव करने के लिए इसने कॉटन प्लग का एक पीस लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो he observed that a lot of microorganisms are entrapped in this cotton plug. फिर इसने क्या किया, इस कॉटन प्लग का एक पीस लिया, उसको ब्रॉथ के अंदर इनोकुलेट कर दिया, इस ब्रॉथ के अंदर इनोकुलेट कर दिया। After few hours, he observed the growth in this broth. So it was concluded that life exists non-spontaneously, और लाइफ जो है यहाँ पे जो एयर के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, दे कैन बी एंट्रैप्ड इनटू अ फिल्टर जो कि कॉटन प्लग बेस था, और उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप में भी देखा, और जब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉथ में इनोकुलेट किया तो ग्रोथ आ गई। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लाइफ एग्जिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियसली। ओके, तो मैंने ये डायग्राम बनाई थी बोर्ड में। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था, दिस वाज अ स्वान नेक फ्लास्क, ये वाला एक्सपेरिमेंट स्वान नेक। ये स्वान क्या होता है? स्वान, SWAN, स्वान। व्हाट इज स्वान? स्वान किसका? साइंस का नेम है स्वान। एक बार, व्हाट इज स्वान? बर्ड सा होता है। What is swan? Swan.
दिया। वो उर्दू में शायद उसको कहते हैं बगला, यस, लॉन्ग नेक और कर्वी नेक हुआ करती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ये है गालिबन। ओके, स्वान, तो ये एनिमल का नाम है। ओके, अच्छा, अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है लुईस पास्चर का, जो इसने प्रूव करने की कोशिश की है कि लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस एक्सपेरिमेंट में किया गया है, सिंपल एक फ्लास्क लिए, लॉन्ग नेक फ्लास्क, इस फ्लास्क के अंदर ब्रॉथ डाला, ब्रॉथ की बॉइलिंग इसलिए की है कि ब्रॉथ के अंदर मौजूद जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको स्टेराइल किया जा सके, उनको किल किया जा सके। आफ्टर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, आफ्टर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया गया, सिंपली इस फ्लास्क को सेटल डाउन कर दिया ऑन डेस्कटॉप, लैब के अंदर किसी भी डेस्क पे, किसी बेंच टॉप पे इसको सेटल डाउन कर दिया। एंड ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर पासिंग अ फ्यू इयर्स इवन इस ब्रॉथ के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आई। फिर इसने क्या किया, एंड द नेक्स्ट स्टेप, सिंपली इस फ्लास्क को टिल्ट किया। टिल्ट इस तरह से किया कि जिसके अंदर मौजूद ब्रॉथ था वो नेक के अंदर आया और फिर वापस चला गया। तो इससे क्या हुआ, उसके बाद he observed that within a few hours there was a growth in this broth. Okay, तो इसमें से कंक्लूजन हमें दो दिए। एक कंक्लूजन ये दिया कि जो एयर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो इस लॉन्ग नेक के डीप कर्व में, इस डीप कर्व में इंट्रैप हो गए। जो यहाँ से आगे एयर जा रही है, ये एयर फिल्टर्ड एंड क्लीन एयर जा रही है, इस वजह से इस ब्रॉथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई। फिर जब हमने इसको टिल्ट किया तो ये जो इंट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे इस कर्व के अंदर, दे गेट इन टच विद दैट ब्रॉथ और विद इन फ्यू आवर्स हमारे पास ग्रोथ आ गई। इट प्रूव दैट लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो these were the two clever experiments that were conducted by the Louis Pasteur, और ये तकरीबन 200 years के बाद इस बात को प्रूव कर दिया उसने कि स्पॉन्टेनियस लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। हाउ लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड, लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ, और द एंसेस्टर से न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सकते हैं। दो एक्सपेरिमेंट है, एक एयर फिल्ट्रेशन वाला, एक स्मॉल नेट वाला। इसको देख लें। इफ यू गाइस हैव any question you may ask. Okay, you just have 2 minutes to review these experiments. कंडीशन सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी कर सके, दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। अगर वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई फ्लॉ है। अब हुआ क्या कि लुईस पास्चर ने जब प्रूव किया 1860s में कि लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और उसने दो एक्सपेरिमेंट करके बताए, बहुत सारे लोगों ने इन एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट है जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने जब इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की कोशिश की तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सका एक्सपेरिमेंट। देन जॉन टिंडल रिपोर्टेड दैट आई एम अनएबल टू रिप्रोड्यूस दिस एक्सपेरिमेंट, इट मींस दैट लुईस पास्चर से कोई गलती हुई। यहाँ पे एक नया पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया जो कि लुईस पास्चर ने पहले बंद कर दिया था सारा कुछ। फिर से अब नई एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है, we are unable to reproduce that experiment, it means that something bad happened with this experiment, और कोई गड़बड़ है उसके साथ। अब जॉन टिंडल जो था उसने किया क्या, अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है जॉन टिंडल वाज अ फिजिसिस्ट। तो 1876 में अभी साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी कि इसको बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज या केमिकल साइंसेज में डिवाइड किया जा सके। उस टाइम जो साइंस पढ़ा था वो फिजिक्स भी पढ़ा था, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा था, और वो बायोलॉजी भी पढ़ा था। आज हमारे पास साइंस इतनी इवॉल्व हो चुकी है, नॉलेज इतना जनरेट हो चुका है कि वी हैव कैटेगराइज्ड द इवन बायोलॉजिकल साइंसेज इनटू 9-10 पार्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एक्सेट्रा। तो इंग्लिश फिजिसिस्ट था, इसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं हो सका। मसला क्या है, इसने सेम एक्सपेरिमेंट स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो था, इसको अपनी लैब में जब रिपीट किया तो इसकी स्वान नेक के अंदर, यहाँ पे इस स्वान नेक के अंदर ग्रोथ आ गई जॉन टिंडल की। तो उसने कहा ये तो गड़बड़ है, लुईस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को सही से परफॉर्म किया, यहाँ पे ग्रोथ आ गई है। अब हुआ क्या, एक्चुअली व्हाई ही वाज अनएबल to reproduce the experiment, the reason was that
उसकी लैब में रखी हुई थी हे, HAY, हे। व्हाट इज हे? Grass, dry grass. You can say that grass, dry grass, or the dry leftover of wheat or the rice leftovers, जो उसके वो जिसको उर्दू में हम अगर कह लें भोसा, भोसा, तो उसकी लैब में, जॉन टिंडल की लैब में ये रखी थी। नाउ इट वाज कंसिडर्ड दैट जो हे के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे व्हिच वर हीट रेजिस्टेंट। तो जब जॉन टिंडल ने इस पूरे ब्रॉथ को हीट किया 5 मिनट्स के लिए, तो 5 मिनट की हीटिंग जो थी वो कंप्लीटली किल नहीं कर सकी हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से इट वाज कंसिडर्ड दैट कि वो ये जो ब्रॉथ था ये प्रॉपर्ली स्टेराइल नहीं हो पाया, और अगर इसकी स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर ना हो तो इस कंडीशन में वी कैन एक्सपेक्ट द ग्रोथ। तो इस तरह से इट वाज हमारे पास 2 न्यू कंसेप्ट आए। उसमें एक कंसेप्ट ये था कि लाइफ जो है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एक फॉर्म वो है जो कि शॉर्ट बॉइलिंग से किल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आज वेजिटेटिव सेल्स। दूसरी है हीट रेजिस्टेंट फॉर्म, जो कि शॉर्ट बॉइलिंग से किल नहीं होती। तो किल द हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म we have to provide heat for a longer period of time. So that's why यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हीट रेजिस्टेंट लाइफ स्पैन का। और फिर उसके बाद 1876 में एक और साइंटिस्ट फर्डिनेंड कोहन, ही वाज अ बोटैनिस्ट, और इसने इस हीट रेजिस्टेंट फॉर्म को नाम दिया एंडोस्पोर का। He named it as एंडोस्पोर। और बाद में हमारे पास ये जो एंडोस्पोर्स हैं they proved very notorious for disease causing. For example, यहाँ पे एक डिजीज का मैंने मेंशन किया है कि एंथ्रेक्स, एंथ्रैक्स, ये बैसिलस एंथ्रेक्स कॉज करता है एंथ्रैक्स। एंड बैसिलस एंथ्रेक्स के जो हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स हैं, they have ability to spread this disease from one individual to other individual। ये एंथ्रैक्स डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है, इसकी सिम्टम्स पता है किसी को? या आर यू फेमिलियर विद दिस डिजीज? पाकिस्तान में है, नहीं है, कभी सुना है इसके बारे में? एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स कॉज करता है एंथ्रैक्स। दिस वन, आर यू फेमिलियर विद इट? एनीवन? दिस वन, एंथ्रैक्स। भाई वो कुछ अर्सा पहले टीवी में आया करती थी कमर्शियल, बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, उन्हें खुन्नाक से बचाएं, समथिंग। दिस इज खुन्नाक एंथ्रैक्स, एंड दिस इज बीइंग काज्ड बाय द बैसिलस एंथ्रेक्स। और ये हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं एंडोस्पोर्स, जिनको फर्डिनेंड कोहन ने नाम दिया। उससे पहले वी वर अनएबल टू आइडेंटिफाई द एंडोस्पोर्स। गॉट इट? तो जॉन टिंडल एक्सपेरिमेंट अपना क्यों रिप्रोड्यूस नहीं कर सका, उसकी रीजन भी हमारे पास आई। दिस वाज द रीजन ड्यू टू दैट जॉन टिंडल वाज अनएबल टू रिप्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में कोई गलती नहीं थी, बट जॉन टिंडल के एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सेम नहीं थी। उसकी लैब के अंदर हे रखा हुआ था, और ये जो था उसके ऊपर हीट रेजिस्टेंट लाइफ जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। और हीट रेजिस्टेंट लाइफ को 5 मिनट की बॉइलिंग में, शॉर्ट बॉइलिंग इनफ नहीं है। वी हैव टू प्रोवाइड लॉन्गर बॉइलिंग पीरियड, जिसमें हमारा 5 आवर्स तक चलेगा। ओके, दिस वाज लाइक दैट। ओके जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, क्वेश्चन, एनी रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क?